दोस्तों, आज हमारे साथ भगत सिंह जी के भांजे और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों, नागरिक अधिकार आंदोलनों में सक्रिय प्रोफेसर जगमोहन सिंह, दूसरे राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अजीत झा और डॉक्टर चयनिका जी हमारे साथ हैं वक्ता के तौर पे। इस विषय के प्रवेश पे मैं समय इसलिए भी नहीं लगाऊंगा, पहले तो मेरी जानकारी नहीं है इन वक्ताओं के मुकाबले, आपके और इनके बीच में बाधा नहीं बनूंगा, और दूसरी वजह यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा इनकी बात को सुनना चाहते हैं। तो मैं सीधे जगमोहन जी से आग्रह करूंगा कि वे आज का विषय भगत सिंह जी, उनके क्रांतिकारी साथियों का लेखन तथा राष्ट्रीय आंदोलन में उसका प्रभाव, इस पर वो अपनी बात शुरू करें। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि राजीव फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये ऑनलाइन मीटिंग रखी है। और मैं समझता हूँ कि जैसे राजीव गांधी जी युवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे, इसी तरह भगत सिंह के बारे में नेताजी सुभाष ने जो लिखा कि भगत सिंह वो जिसने नौजवान लहर को खड़ा किया, तो उन्होंने जो 4 स्तंभों पे नौजवान लहर खड़ी की, चौथा स्तंभ था कि जो ना बराबरी है, जिसका उन्होंने कहा था कि आज जिस स्वराज के लिए हम लड़ रहे हैं वो 98% लोगों का होगा और 98% लोगों की शमूलियत से होगा। और आज भी हम उन्हीं परिस्थितियों से लड़ रहे हैं जैसे इतिहास का चक्कर होता है कि यही। और ये भी देखिए कि उस वक्त भी भगत सिंह ने कहा कि जो मतलब हमारे समाज में अगर सामाजिक तरक्की रुक जाती है तो फिर पिछाखड़ी ताकतें जो हैं, रिएक्शनरी फोर्सेस, वो भारी हो जाती। और अगर आप 1924-25 का देखें तो जब भगत सिंह नौजवान लहर खड़ी कर रहे थे तो उस वक्त ही आरएसएस ने भी जन्म लिया। तो ये दोनों ताकतें जो हैं, लेकिन भगत सिंह का उसमें ये था कि हमें मतलब अकेले में भगत सिंह कभी विश्वास नहीं करते थे, वो अपने साथियों के साथ मिलकर ही करते थे। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर सुखदेव की जो कंट्रीब्यूशन है भगत सिंह के पूरे विचारधारा में, कि वो एक कर्टीक है जो भगत सिंह के विचारों का कर्टीक करता है और भगत सिंह उस पर उसको इवॉल्व करते हैं। तो ये मतलब जो है आज के लिए मैं समझता हूँ कि हमारा है कि अगर 2024 में हम भगत सिंह की उस नौजवान लहर को दोबारा मतलब सिंह करें तो हम मतलब आज की परिस्थितियों में भी एक नया आवाज पैदा कर सकेंगे। दूसरा ये कहा जाता है कि भगत सिंह एक लीडर के तौर पे भी वो अपने साथियों की मनोदशा का बहुत ख्याल करते थे, उनको किताबें पढ़ने को देते और फिर जब भी वो बोस्टल जेल जाते तो डिस्कस करते। और भगत सिंह ने खुद भी कहा कि हमें इतना अपने आप को तैयार करना है ताकि हर दलील का जवाब जो है हम दलील से दे सकें। तो ये भगत सिंह जो है दलील से जवाब देने वाला, दलील में वो मतलब भगत सिंह जो है आज नौजवानों के साथ हमें मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही ये कि उस वक्त मतलब वो एक पूर्वता का रोल भी है, जैसे उन्होंने कहा कि हम सब नौजवान जो हैं वो ब्रॉड नेशनल मूवमेंट के एक वैनगार्ड हैं, अगुआ हैं, और उसके लिए हम निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर वो सारे प्रोग्राम लिखे जिनसे मतलब ये जो समस्या है इनका समाधान हो सके। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा मतलब उनसे मतलब मिलने का है। और एक बात जो है कि उनका मतलब वैसे तो 2 फरवरी 1931 का लेटर है जिसमें उन्होंने अपनी जो विजन है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का विजन क्या होगा और लोगों तक वो कैसे पहुंचेगी। और यही कारण था कि जब उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि हमें यथार्थवादी होना है ताकि हम यथार्थ को समझें और उसको आगे बढ़ाने में मदद करें, और तभी हम अगर यथार्थ समझते हैं तो फिर उसको बदल सकते हैं। तो उन्होंने मतलब यही मतलब जो है उसको उस 2 फरवरी 1931 के लेटर में मतलब अंकित किया कि किन किन पॉइंट्स पे मतलब आगे जो है लोगों को
संगठित होना चाहिए ताकि संपूर्ण आज़ादी का फल सभी को मिल सके। और ये बड़ा ऐतिहासिक चीज़ है कि कराची कांग्रेस में ही शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की फांसी के बाद जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पंडित नेहरू जी ने मतलब एज बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द मतलब द सब्जेक्ट कमेटी, उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के को पूरा करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको उन्होंने लिखा। और यही मतलब मैं समझता हूँ कि उनकी है। और दूसरी बात यह है कि मतलब जो व्यक्तिवादिता है, भगत सिंह उससे कहीं दूर थे। उन्होंने कभी, और जब भी हमारे पास एक किसी ने रुमाल दिया था जेल में, तो उस पर जब उन्होंने साइन किए तो वो भगत सिंह दत्त करके साइन किए। तो ये जो बंधुत्व है, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आज के हमारे जीवन का भी। और मैं समझता हूँ कि आप इसको आगे विचारेंगे और आगे कर सकते हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ अभी उसके लिए। धन्यवाद। फैज साहब, अगर मौका रहे तो आप फिर से ज्वाइन करिएगा। श्योर जी। जी, अब मैं चयनिका जी को आग्रह करूंगा। चयनिका जी पिछले दिनों भी कई कार्यक्रमों के आयोजक रही हैं। उनका पीएचडी इसी विषय पे है और वो 1995 से सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। उनके पिताजी भी एक सामाजिक संस्था चलाते थे, उससे भी उनके सामाजिक संस्कार बने हैं। अब चाहेंगे हम कि उनकी बात सुने। धन्यवाद सर। भगत सिंह के बारे में जब भी बात करी जाए तो मुझे लगता है कि भगत सिंह और उनके साथ में जो उनके साथी क्रांतिकारी जिन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया, वो आज भी भारत के नौजवानों के हृदय के बहुत करीब हैं। पर एक चीज सोचने वाली है कि भगत सिंह से पहले भी बहुत सारी फांसी के तख्ते पे गए जिन्होंने शहादत दी, और भगत सिंह के बाद भी बहुत लोगों ने शहादत दी। लेकिन भगत सिंह में ऐसा क्या खास था कि हम उन्हें आज तक याद कर रहे हैं? ये अपने आप में एक विषय होना चाहिए भगत सिंह पे बात करते वक्त। तो जब हम इस विषय पे सोचते हैं तो भगत सिंह बाकी उन क्रांतिकारियों से इस दृष्टि से अलग होते हैं कि भगत सिंह का जो व्यक्तित्व है या भगत सिंह का जो जीवन है सिर्फ उनकी शहादत से जुड़ा हुआ नहीं है। भगत सिंह का जीवन उनके विचारों से जुड़ा हुआ भी है। और उनके बहुत सारे ऐसे लेटर्स हम देखते हैं, अभी जगमोहन सर बोल रहे थे, और मैंने जब अपनी पीएचडी की शुरुआत की थी और भगत सिंह को मैंने एक विषय चुना था उनके ऊपर पीएचडी करने के लिए, तो जो मेरी पहली किताब थी वो मैंने प्रोफेसर जगमोहन और चमनलाल जी के ही जो सिलेक्टिव वर्क्स है भगत सिंह के, वही किताब मैंने सबसे पहले पढ़नी शुरू की थी। तो उस किताब में भी जब हम देखते हैं या और जगहों पे भी जब देखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लेटर्स हैं जो भगत सिंह ने लिखे हैं, जिनमें उन्होंने जिनमें उनके विचार जो है उन पत्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं और गहराई से देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जो उन्होंने अपने परिवार के नाम लिखे या अपने दोस्तों के नाम लिखे, या उन्होंने खुले पत्र युवाओं के नाम संदेश जैसे एक उन्होंने लिखा था, अपने दोस्तों के नाम बहुत सारे पत्र लिखे जिनमें बहुत सारे विचार जो है निकल करके भगत सिंह के सामने आते हैं। और मेरे कुछ पत्र जो हैं बहुत मेरे लिए बड़े रोचक रहे हैं, जैसे कि जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी और भगत सिंह का छोटा सा एक कहते हैं कि सिलेबस में हमें बहुत ज्यादा भगत सिंह पढ़ने को नहीं मिलते, बहुत छोटा सा उनका एक अध्याय में जिक्र आता है, और उसको पढ़ने के पश्चात मेरे मन में ये जानने की उत्कंठा जगी थी कि भाई ऐसा इस व्यक्ति में क्या खास है कि हर व्यक्ति इसके बारे में बात करता है। तो हम इतने प्रिविलेज नहीं थे क्योंकि छोटे कस्बे में पढ़े हैं, तो छोटी सी लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में जाकर के जब खोजने की कोशिश की थी भगत सिंह के विचारों को या उनके लिखे हुए कुछ आलेख हमें मिल जाए, तो एक पतली सी किताब मुझे मिली थी जिसमें उनके कुछ पत्र थे, और एक पत्र जो है उस समय भी मुझे बड़ा अपने करीब लगा था, मुझे मतलब मेरे दिल को छू गया था। वो पत्र उन्होंने अपने दादा के नाम लिखा था, और बहुत सिंपल सा पत्र है कि जिसमें वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं एग्जाम का,
जिसमें वो अपने दादा को ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं संस्कृत में बहुत अच्छा मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, नंबर बता रहे हैं। चूंकि अंग्रेजी में मार्क्स कम है तो कहते हैं कि अंग्रेजी में मैं थोड़ा अच्छा पास हो गया। और लेकिन उसी पत्र में जो एक खासियत मुझे लगी कि उन्होंने उसी पत्र में उल्टे साइड से एक मजदूरों की होने वाली हड़ताल के बारे में जानकारी दी। तो इससे पता लगता है कि एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, हम भी बच्चे थे, हम भी स्कूल में पढ़ते थे, मुझे नहीं मालूम हम पॉलिटिकली कितने अवेयर थे उस समय, लेकिन एक व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चा, और उसको अपने आसपास की होने वाली राजनीतिक घटनाओं के बारे में सिर्फ पता ही नहीं है, वो उन घटनाओं का जिक्र अपने परिवार के साथ में साझा करने की बात भी कर रहा है। उनका अपने कमिटमेंट को लेकर देश के प्रति वो कमिटमेंट पूरा जो उन्होंने घर से भागते वक्त अपने पिता के को जो लेटर छोड़ा था, उसमें उनका पूरा कमिटमेंट दिखता है कि वो आजादी की लड़ाई के अलावा अपने जीवन में और कुछ नहीं करना चाहते। और उसी के बाद वो कानपुर पहुंचे थे और उनकी विजय सिन्हा और शिव वर्मा और वी.के. दत्त जैसे बहुत अन्य क्रांतिकारियों से उनकी मुलाकात भी हुई। उनके विचारों पे जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पे जो लोग हैं, जो भी उपस्थित हैं श्रोता, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि उनके दो जो आर्टिकल हैं वो हमें जरूर पढ़ने चाहिए, जो धर्म से के बारे में उनके जो विचार हैं उनको बताते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ इसका जिक्र बहुत होता है, उसके अलावा दो ऐसे आर्टिकल हैं, जैसे कि एक आर्टिकल है धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम, और एक दूसरा आर्टिकल है सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। ये दोनों आर्टिकल बेहद ही मतलब बेहद उनकी जो धर्म के प्रति या धर्म का क्या समाज के अंदर और राजनीति में संबंध होना चाहिए, उनकी गहरी सोच को दर्शाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है जो धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम में वो लिखते हैं, एक्चुअली एक मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ एक्चुअली ये बात, क्योंकि इसमें आप ये देखिए कि अमृतसर में 11, 12, 13 अप्रैल को एक राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस में काफी बहस और झगड़ा भी हुआ। इसी के अंदर का एक वाकया वो लिखते हैं इसी प्रांतीय कॉन्फ्रेंस का, और वो लिखते हैं कि कॉन्फ्रेंस की विषय समिति में भी मौलाना जफर अली साहब के 5-7 बार खुदा खुदा करने पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस मंच पर आकर खुदा खुदा ना कहें, आप धर्म के मिशनरी हैं तो मैं धर्महीनता का प्रचारक हूँ। बाद में लाहौर में भी इसी विषय पर नौजवान सभा ने एक मीटिंग की। तो आप ये देखिए कि वो धर्म को लेकर के और धर्म के हमारे स्वतंत्रता संग्राम से क्या संबंध होना चाहिए उसको लेकर के भी वो उस समय सोच विचार कर रहे थे। और उस समय उनकी कोई बहुत उम्र नहीं रही होगी, एक टीनेजर, आज का जो टीनेजर है जो तमाम भौतिकवादी चीजों में खोया रहता है, वो व्यक्ति इतनी गहन विचार और इतना गहन चिंतन करने में उस समय लगा हुआ था। इसके अलावा जो सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज है, उसमें बहुत तल्ख भाषा में उन्होंने कट्टरवादियों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको बहुत तल्ख भाषा में उन्होंने लिखा है। और साथ ही साथ उन दंगों का इलाज जो है वो आर्थिक जो जरूरतें हैं उनमें खोजते हैं, और उनको लगता है कि जो रोटी कपड़ा और मकान, जो प्राथमिक चीजें हैं, लोगों की जो गरीबी है, वो इसका मूल कारण है, और उनके प्रति संघर्ष करना उनको सिखाना होगा। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगी कि भगत सिंह ने और बहुत सारी लेखनी अपनी चलाई, बहुत सारे विषयों पे उन्होंने लिखा। उन्होंने आत्महत्या के ऊपर जो उन्होंने विचार साझा किए हैं कि उनके और सुखदेव के बीच में विक्टर ह्यूगो का एक नॉवल था 93, उसमें 93 के अंदर एक जो करेक्टर है उसके सुसाइड करने के ऊपर उनके बीच में बहस होती है। शुरू में आप उस बहस के अंदर देखिए कि भगत सिंह उसके प्रति सिंपैथी रखते हैं और वो उसके सुसाइड के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करते, लेकिन सुखदेव सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन जब दोनों को जेल होती है तो दोनों के विचारों में परिवर्तन है, और वो परिवर्तन और वो बहस उस लेटर के अंदर पूरी निकल करके आती है, वो भी एक पढ़ने लायक है। प्रेम के विषय में भी उन्होंने लिखा है कि प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने मेजनी का जिक्र किया है उस लेटर में सुखदेव को, कि मेजनी की अगर उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो या तो वो पागल हो जाते या वो आत्महत्या कर लेते, पर वो अपने संदर्भ में कहते हैं कि मैं एक ऐसे गुलाम भारत के अंदर प्रेम नहीं करना चाहता, मैं एक ऐसे भारत में प्रेम करना चाहता हूँ जहाँ हर प्रकार की आजादी जो है और हर प्रकार की समानता जिस भारत के अंदर हो। तो भगत सिंह ने बहुत सारे विषयों
विषयों पे लिखा, अछूत समस्या पे उन्होंने लिखा, इवन भाषा की समस्या पे जिसमें वो हिंदी, पंजाबी और उर्दू के बारे में बात करते हुए अपनी विचार रख रहे हैं कि किसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, तो वो उस बारे में भी बात कर रहे हैं। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि एक 23 साल का नौजवान, और जब उनकी जेल डायरी अब तो खैर पब्लिश्ड है, आप लोग खरीद करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मैंने पीएचडी की थी तब वो पब्लिश नहीं हुई थी उस समय तक। और जेल डायरी जो 404 पन्नों की जेल डायरी है, उसको अगर आप देखोगे और उनमें जो उन्होंने कोट किया, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगता है कि एक व्यक्ति जो फांसी के तख्ते पे चढ़ने जा रहा हो, आज हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें हमारे संभावना हो मरने की, तो हम आधी मृत्यु हमारी उस बीमारी की संभावनाओं को सोचकर ही हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति जिसको पता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, उसके बावजूद वो अध्ययन भी कर रहा है और अध्ययन को रिकॉर्ड भी कर रहा है, और ताकि भावी पीढ़ी उन विचारों को जान सके, उन विचारों पे चल सके। और वो 404 पन्नों की डायरी में जिन जिन किताबों को वो रेफरेंस करते हैं, या बहुत सारे जो उनके लेटर्स हैं जिनमें उन्होंने किताबें मांगी हैं कि ये किताबें मुझे चाहिए और मुझे पढ़नी है, मैं यकीन मानिए 23 साल की उम्र में मैंने उन किताबों का नाम भी नहीं सुना होगा शायद, पर वो 23 साल का नौजवान उन किताबों को न सिर्फ पढ़ता है बल्कि उन पे मनन करता है, चिंतन करता है, और उन किताबों के आधार पर अपने विचार भी बनाता है। तो मेरा सबसे ये आग्रह रहेगा कि अगर भगत सिंह को हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो भगत सिंह को पढ़ना होगा, उसको पूजने से काम नहीं चलेगा। ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं कि भगत सिंह को एक पूजनीय व्यक्ति बना दे रहे हैं, और जब हम किसी को पूजनीय बना देते हैं तो फिर वो हमारी रीच से बाहर हो जाता है, हमारे हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है। लेकिन हमें भगत सिंह को अपनी पहुंच के अंदर रखना है, और अंदर रखने के लिए जरूरी है कि हम उसे पढ़ें, न सिर्फ पढ़ें बल्कि समझें भी, और जो आज के दौर में प्रासंगिक है उसको अपनाएं भी। और एक चीज और बस मैं आखिर में कहना चाहूंगी कि भगत सिंह का जो राष्ट्रीय आंदोलन पे उनके जो साथी क्रांतिकारी थे, उनके अगर आप इंटरव्यूज पढ़ना चाहें तो तीन मूर्ति लाइब्रेरी में जो ओरल हिस्ट्री सेक्शन है उसमें उनके तमाम साथी क्रांतिकारी जो कि 47 के बाद जीवित रहे, उनके इंटरव्यूज उपलब्ध हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। उनसे आपको पता चलेगा भगत सिंह के व्यक्तित्व के बारे में और उनकी सोच के बारे में। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे उनके साथी क्रांतिकारी हुए जिन्होंने लिखा भी, खुद भी लिखा, जिसमें शिव वर्मा एक नाम है जिनकी किताब संस्मृतियां मेरी बहुत फेवरेट किताब है। उसके अलावा आप ये देखिए, एक बहुत पतली सी किताब मुझे मिली थी तीन मूर्ति में, एक उनके बहुत साथी क्रांतिकारी थे काशीराम। काशीराम बहुत कोई बड़े फ्रंट लाइन लीडर नहीं थे, लेकिन उनकी जो पतली सी किताब है वो भी बहुत कुछ भगत सिंह और भगत सिंह के व्यक्तित्व और उसके विचारों के बारे में कह जाती है। इवन आप देखिए यशपाल बहुत कुछ लिख के गए हैं। यशपाल ने जो है नॉवेल्स काफी सारे लिखे हैं, और उनकी जीवनी भी है सिंहावलोकन, जो कि उनके क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बहुत कुछ कहती है। लेकिन भगत सिंह का क्रांतिकारी आंदोलन 1931 में जब उनकी मृत्यु के बाद बहुत लोग कहते हैं कि वहां खत्म हो गया, उसके बाद कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी मूवमेंट नहीं दिखता। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भगत सिंह की और उनके साथियों की जो लगातार जो घटनाएं चली, चाहे आपका सैंडर्स हत्याकांड हो, उसके बाद लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हो, उसके बाद में आपका उनकी भूख हड़ताल हो, ऐसे बहुत सारे जो तमाम घटनाक्रम चले, उन घटनाक्रमों ने न सिर्फ इस देश की जनता के ऊपर बल्कि इस देश की जो मुख्य धारा वाला जो हमारा राजनीतिक दल था, कांग्रेस पार्टी, जो मुख्य धारा वाला हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, उसके ऊपर भी पूरा प्रभाव डाला। और इन दोनों के बीच का एक कनेक्शन भी हम देखते हैं कि जब ये मुकदमे चल रहे थे तो हमारा जो मुख्य धारा का स्वतंत्रता आंदोलन था वो इससे अलग नहीं था। हम देखते हैं कि कैसे नेहरू जो है भूख हड़ताल के दौरान उनसे मिलने जाते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे कांग्रेस जो है एक डिफेंस कमेटी जो है भगत सिंह डिफेंस कमेटी के नाम से बनाती है, जिसमें कुमारी लज्जावती जी उसकी सचिव होती हैं, और कुमारी लज्जावती जी लगातार भगत सिंह से मिलती हैं और डायरेक्टली नेहरू जी को रिपोर्ट भी करती हैं। हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से इस्फाकुल्ला खान जो कि कांग्रेस के ही नेता हैं, वो बटुकेश्वर दत्त का केस लड़ते हैं। हम ये भी देखते हैं कि मदन मोहन मालवीय किस प्रकार से जो है पुनर्याचिका दायर करते हैं भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों के लिए। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जिसमें गांधी को सबसे ज्यादा अपोजिशन झेलना पड़ा था। गांधी को पूरे रास्ते नौजवान सभा के लोगों ने काले झंडे भी दिखाए थे, लेकिन गांधी उसको भी बहुत सहजता से लेते हैं, उनके विरोध को भी। और यहाँ पे सबसे
इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि जो गांधी के प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों का समर्थन खुद भगत सिंह के पिता अपने भाषण के अंदर करते हैं। और ये खूबसूरती है कि जो हमारी पैरेलल धाराएं हैं वो एक दूसरे से टकराती नहीं है, बल्कि एक दूसरे को मजबूत करती है और आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरित करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सब को अगर भगत सिंह को वाकई में श्रद्धांजलि देनी है तो उनके विचारों को पढ़ना होगा और उनको जानना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद चयनिका जी। अब मैं डॉक्टर अजीत झा से आग्रह करूंगा कि वह अपनी बात रखें। उसके बाद हम अभी दो वक्ता हैं हमारे, तो चयनिका जी और अजीत जी से सवाल जवाब बाद में करेंगे। अभी सिर्फ अजीत जी का भाषण। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। जो प्रोफेसर जगमोहन हैं वो केवल भगत सिंह के वंशज नहीं हैं, उन्होंने भगत सिंह के विचारों के संकलन, विश्लेषण और प्रचार में एक अन्यतम भूमिका निभाई है। और जैसा चयनिका जी ने खुद बताया कि उनका तो शोध का विषय भी भगत सिंह है। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं सोच रहा था जब से मुझको ये निमंत्रण मिला कि भगत सिंह के जीवन और विचार के तो बहुत क्षेत्र हैं, बहुत बहुआयामी उनका व्यक्तित्व है, पर इसके बारे में किस ढंग से चर्चा की जाए। और मुझे लगा कि भगत सिंह को कैसे हम समझते हैं, हमसे मतलब प्रोफेसर जगमोहन नहीं, चयनिका जी नहीं, या भगत सिंह के जो साथी थे जिन्होंने बाद में उनके बारे में लिखा वो नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ लोग उनको कैसे समझते हैं और उनके बारे में किस ढंग की बातें संगठित समूहों के द्वारा की जाती है। वो हमको पसंद हो सकती है, नापसंद हो सकती है। और अपने बचपन से हम लोग भी भगत सिंह का नाम सुनते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नाम सुनते हैं, नारा सुनते हैं। तो जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि सामान्यतः भगत सिंह का संबंध एक पिस्तौल और बम के रोमांच के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने पिस्तौल चलाई, एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या की, पार्लियामेंट में बम फेंका। वो बम कैसा था, उस बम फेंकने का क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पर भगत सिंह ने लोक कथाओं में भी, लोकगीतों में भी, साहित्य में भी इसकी चर्चा मिलती है। भगत सिंह मस्ताना ने बम फोड़ दिया और फिर वो फांसी पे चढ़े। ये छवि मुख्यतः हमारे दिमाग में है और किसी भी देशभक्त का शुक्रगुजार होने के लिए, उसका प्रशंसक होने के लिए, उसको पूजने के लिए इतना काफी है कि वो देश के लिए फांसी पे चढ़े। पर इसका एक बहुत बड़ा प्रचार, संगठित प्रचार हमारे देश में हुआ कि ये जो रास्ता था, ये स्वतंत्रता आंदोलन का जो कांग्रेस और गांधी का रास्ता था, जो तिलक का रास्ता था, उससे बिल्कुल अलग था। और अलग ही नहीं था, यही असली आजादी का आंदोलन था। जो कांग्रेस का आंदोलन था, जो तिलक का आंदोलन था, जो गांधी जी का आंदोलन था, वो तो कोई असली आंदोलन नहीं था। वो तो गोरों की जगह काले हिंदुस्तानियों का राज बिठाने का आंदोलन था, समझौता परस्त था,
चौरी चौरा में हत्या हो गई, हिंसा हो गई, आंदोलन वापस हो गया। फिर एक आंदोलन किया, फिर गांधी इरविन पैक्ट हो गया। और इसी क्रम में इस बात का भी बहुत प्रचार होता है कि देखिए उन्होंने तो भगत सिंह को फांसी से बचाया। तो ये था असली आंदोलन, और इसके बरक्स एक नकली आंदोलन था। ये प्रचार बहुत बड़े पैमाने पर, और इस प्रचार के द्वारा एक विचारधारा को फैलाने की भी कोशिश की जाती है कि अगर कुछ भी सार्थक होगा, सही होगा। ये दक्षिण पंथियों ने इस देश में ज्यादा इस चीज का प्रचार किया है। आरएसएस का नाम अभी ले रहे थे जगमोहन जी, पर कुछ वामपंथियों ने भी इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार किया है। तो एक तो इसके बारे में कुछ हमारी सफाई हो जानी चाहिए कि भगत सिंह बम और पिस्तौल के बारे में क्या सोचते थे, भगत सिंह की क्रांति में बम और पिस्तौल की क्या भूमिका थी, और खास तौर पर जो पार्लियामेंट में उन्होंने बम फेंका, वो क्यों फेंका, किस मकसद से फेंका, और उससे उन्होंने क्या हासिल। और इसके बारे में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह के जो अपने कुछ बयान हैं, जो उनके लेखों में, कोर्ट के सामने उनके वक्तव्यों में बिखरे हुए हैं, उनमें से कुछ को ही हम पढ़ लें तो बम और पिस्तौल के बारे में उनकी राय हमारे साथ बिल्कुल साफ हो जाती है। वो साफ साफ कहते हैं भगत सिंह, क्रांति का मतलब बम और पिस्तौल की पूजा करना नहीं है। बम और पिस्तौल से कोई क्रांति नहीं होती है। क्रांति की तलवार विचारों के शान पर तेज होती है। ये सब भगत सिंह के बयान, ये किसी अहिंसावादी के बयान नहीं है। अपने कई लेखों में वो लिखते हैं, बम का रास्ता 1905 से चला आ रहा है, और आतंकवाद हमारे समाज में क्रांतिकारी चिंतन के पकड़ के अभाव की अभिव्यक्ति है। आतंकवाद के कुछ महत्वपूर्ण फायदे हैं, पर यह पर्याप्त नहीं है। साम्राज्यवादियों को अच्छी तरह पता है 30 करोड़ लोगों पर शासन करने के लिए प्रति वर्ष 30 व्यक्तियों की बलि दी जा सकती। क्रांतिकारियों को निरर्थक आतंकवादी कार्रवाइयों और व्यक्तिगत बलिदान के दुष्चक्र में ना डाला जाए। उन्हें से मतलब क्रांतिकारियों के बारे में क्या है, उन्हें समय की वास्तविकता में झांक कर देखना चाहिए। हथियार बड़ी संख्या में प्राप्त नहीं हैं, और जुझारू जनता से अलग होकर किसी गुट की बगावत की सफलता का इस युग में कोई चांस नहीं है। भगत सिंह दुनिया के क्रांतियों के और उस समय चल रहे क्रांतिकारी आंदोलनों से वाकिफ थे। उसका उन्होंने अध्ययन किया था, और उन्हें मालूम था उस समय क्रांतिकारी आंदोलन में भी, और जिसको गैर क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, उसमें भी आयरिश उदाहरण का बहुत इस्तेमाल होता था। तो वो लिखते हैं, विस्तार में लिखते हैं कि कैसे आयरलैंड में आयरिश लोगों को हथियार हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे वो हथियार हासिल कर सकता है। और अमेरिका में बसे आयरिश लोग बड़े पैमाने पर पैसे से मदद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में आयरिश उदाहरण का कोई मतलब नहीं है,
हमारे यहाँ ऐसी स्थितियां नहीं है। इस तरह के कितने भी उदाहरण दिए जा सकते हैं जब वो कहते हैं कि मैं पूरा जोर दे के ये कहना चाहता हूं कि अपने जीवन काल के कुछ प्रारंभिक वर्षों को छोड़ के, अपने क्रांतिकारी जीवन के कुछ प्रारंभिक वर्षों को छोड़ करके मैं कभी भी आतंकवादी नहीं था। वो इसको बहुत स्पष्ट तौर पे कहते हैं। सुखदेव की चर्चा हुई। सुखदेव के कुछ पत्र जो भगत सिंह के दस्तावेज जिसका जिक्र चैनिका जी कर रही थी कि प्रोफेसर चमनलाल ने और प्रोफेसर जगमोहन ने संकलित किए हैं, उसमें सुखदेव के भी कुछ पत्र हैं और सुखदेव भी उसमें इसी बात का एक विस्तार देते हैं और वो कहते हैं कि हमारा एक्शन, जब भी हम एक्शन करें तो वो जनता की डिजायर्स और गवर्नमेंट के खिलाफ ग्रीवांसेस के उत्तर में होना चाहिए, ताकि हम लोग जनता को अपने साथ ले सकें और जनता हमारे प्रति सहानुभूति और सहायता दिखाने के लिए तैयार हो। धन इकट्ठा करने के लिए छोटी छोटी डकैतियां, जो कि उस समय क्रांतिकारी आंदोलन में एक सामान्य तरीका था, जिसकी वजह से क्रांतिकारी आंदोलन कई बार मुसीबतों में फंसा। सुखदेव कहते हैं उसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हमें जनता का समर्थन होगा तो हमको धन मिल जाएगा। और उनके जेल में जाने के बाद कई जगह बम विस्फोट हुए थे और उनके बारे में सुखदेव कहते हैं ये निरुद्देश हैं और निरर्थक। तो जिसको पिस्तौल और बम का कल्ट कहते हैं, रोमांच कहते हैं, जो कई बार बहुत से ऐसे साथियों को भी आकर्षित करता है जिन्हें खुद उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, किसी किस्म का उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है। इस बात को समझते हुए बहुत विस्तार से भगत सिंह और उनके साथियों ने इसके बारे में लिखा। पर इसका मतलब ये नहीं है, जैसा कि कई बार कुछ इतिहासकारों की बात से लगता है, कि जब भगत सिंह ने क्रांतिकारी समाजवाद को अपना लिया तो उन्होंने हिंसा का रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया। नहीं, विचार के स्तर पर, एक अवधारणा के स्तर पर उन्होंने हिंसा का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। पर क्रांति का मतलब समाज में आमूलचूल परिवर्तन है। पर उससे भी आगे बढ़ करके जो भगत सिंह जिस बात को कहते हैं, जो क्रांति के लोकतांत्रिक तत्व को स्थापित करते हैं, जिसको बहुत सारे क्रांतिकारी भूल जाते हैं, उस समय भी भूल जाते थे, आज भी जो अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं वो भी भूल जाते हैं। क्रांति केवल जनता के लिए नहीं, जनता के द्वारा, जनता की पहलकदमी से, बहुसंख्यक जनता की पहलकदमी से जो राजनीतिक परिवर्तन होगा, जो क्रांति होगी, केवल वही असली क्रांति हो सकती है। लोगों के बिहाफ पर अगर कोई क्रांति करता है वो असली क्रांति नहीं हो सकती। ये भगत सिंह की क्रांति की बुनियादी अवधारणा है। इसीलिए वो यह भी कहते हैं कि वह आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन जो हिंसा का इस्तेमाल करते हैं पर जनता को लामबंद नहीं करते, जनता को संगठित नहीं करते, उनसे तो वो आंदोलन भी बेहतर हैं जो कम से कम जनता को संगठित करते हैं, भले उनके उद्देश्य जनता के पक्ष में है। क्योंकि बुनियादी बात है आम लोगों की पहलकदमी। अगर आम लोगों की पहलकदमी किसी भी कारण से होती है, किसी के भी नेतृत्व में होती है, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि अंत में आम लोग अपने लिए सही रास्ता चुन लेंगे, सही विचार चुन लेंगे और सही नेतृत्व को चुन लेंगे।
और इसलिए 1925-26 से ही जब काकोरी का कांड हुआ और काकोरी कांड पैसा इकट्ठा करने के लिए एक ट्रेन में ट्रेजरी की एक छोटी सी डकैती, और उसका नतीजा ये हुआ कि लगभग उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का पूरा नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद को छोड़ के वो गिरफ्तार हो गए। उस समय से ही HRA में जो बचे हुए लोग थे, चंद्रशेखर आजाद बाहर थे, फिर जब उसको पुनर्गठित किया गया जिस दौर में भगत सिंह उसमें शामिल हुए, उस समय से ही उनकी रणनीति में तेजी से बदलाव होना शुरू हुआ और कैसे जन संगठन बनाया जाए, युवाओं का संगठन बनाया जाए, किसानों का संगठन बनाया जाए, मजदूरों का संगठन बनाया जाए, इसके बारे में सोचना, क्रांति के जनतांत्रिक तत्व को स्थापित करना, केवल समाजवादी तत्व को नहीं, केवल समाजवादी लक्ष्य नहीं, जनता के लिए नहीं, जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा। और इसी क्रम में उन्होंने खुले जन संगठनों की वकालत की, नौजवान भारत सभा की स्थापना की, लाहौर स्टूडेंट यूनियन की स्थापना की। अभी चैनका जी कह रही थी कि इतनी कम उम्र में भगत सिंह राजनीति के बारे में सोचते थे। वो अपवाद नहीं थे। जब समाज और देश ऐसे दौर से गुजरता है तो हर समाज में इस तरह की स्थिति पैदा होती है। स्कूल के बच्चों के लिए उन्होंने संगठन बनाया, राजनीतिक संगठन। जुवेनाइल, कई हजार जुवेनाइल बच्चों को भी ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग तरह की सजाएं दी उन आंदोलनों के चलते। 10 साल के, 12 साल के, औपचारिक तौर पे तो वो कम से कम 12 साल की उम्र होनी चाहिए थी बाल सभा का सदस्य होने के लिए, मगर 10-10 साल के बच्चे भी उसमें शामिल थे। ये माहौल का असर होता है। इस किस्म का खुला संगठन जिसमें खुली चर्चा हो सके, प्रचार हो सके, और जिसमें इरादा ये था कि नौजवान संगठनों से जो नौजवान प्रशिक्षित होंगे वो फिर बड़े पैमाने पर किसानों और मजदूरों का संगठन करेंगे, उनके सवालों पे संघर्ष करेंगे, उनकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे और उनका नेतृत्व करेंगे, और वही मुख्य धारा होगी। इसके बारे में कांग्रेस की समझ में, गांधी जी की समझ में और भगत सिंह की समझ में 1926, 27, 28 के बाद कोई बुनियादी फर्क नहीं था। जो फर्क था वो सिद्धांत का। गांधी जी एक प्रिंसिपल के तौर पर, एक सिद्धांत के तौर पर नॉन वायलेंस को मानते थे। कांग्रेस एक प्रिंसिपल के तौर पे नॉन वायलेंस को नहीं मानती थी, वो एक पॉलिसी के तौर पर शांतिपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल करने से सहमत थी। वो उसकी पॉलिसी थी, नॉन वायलेंस कांग्रेस की पॉलिसी में। और भगत सिंह का ये मानना था, हालांकि कोई उनकी तात्कालिक तैयारी नहीं थी और उनको समझ थी, उन्होंने खुद कहा कि आयरिश एग्जाम्पल भारत के लिए संगत नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर एक सैनिक टुकड़ी संगठित करने की संभावना उनको नजर नहीं आती थी, पर वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि सिद्धांत तौर पे ये मान लिया जाए कि हम हिंसा का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, या हमारे लिए गुंजाइश होगी तो आंदोलन की कोई हिंसक टुकड़ी नहीं होगी। उनका यह मानना था कि हमको लगातार, हालांकि हमारा मुख्य काम खुला होगा, क्योंकि केवल खुले काम में ही जनता की भागीदारी बड़े पैमाने पे हो सकती है। सीक्रेट एक्टिविटीज में, गुप्त कामों में जनता की बड़े पैमाने पे भागीदारी संभव नहीं है। तो खुले काम करने पड़ेंगे और बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं का निर्माण केवल युवाओं से हो सकता है। इसलिए युवाओं के लिए उनका विशेष आह्वान था। युवाओं से उन्हें उम्मीद थी
कि त्यागी और बलिदानियों का एक बड़ा जत्था वहां से तैयार हो सकता है, लेकिन सबको किसानों और मजदूरों के बीच में काम करना पड़ेगा। लेकिन एक टुकड़ी, एक सैनिक टुकड़ी की संभावना को रखना, सैनिक टुकड़ी का निर्माण करना और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना, इसके बारे में उनकी गहरी आस्था थी। इसलिए सिद्धांत के स्तर पर कांग्रेस के अन्य नेताओं की तुलना में उनका विरोध गांधी जी से ज्यादा था, क्योंकि कांग्रेस के अन्य नेता कांग्रेस के पीसफुल मेथड के रिजोल्यूशन को मानते हुए भी लगातार व्यवहार में क्रांतिकारियों के संपर्क में रहते थे, क्रांतिकारी उनके संपर्क में रहते थे और वो उनकी काफी मदद भी करते थे, पैसे से मदद करते थे। ये ऐसे अचानक नहीं होता था कि काकोरी में लोग पकड़े गए और कांग्रेस के नेता चंद्रभानु गुप्त या मोहनलाल सक्सेना वकील बन गए। ये एक दूसरे को जानते थे, पहले से जानते थे, अक्सर व्यक्तिगत तौर पे जानते थे। आसफ अली यूं ही जाकर के सुखदेव के वकील नहीं बन गए। इन लोगों का निजी संपर्क था, व्यक्तिगत संपर्क था। यूं ही जाके भगत सिंह बिना किसी परिचय के गणेश संकल्प विद्यार्थी के अखबार में जाके काम नहीं करने लगे, उनके यहाँ जाके नहीं रहने लगे। तो इन लोगों का आपस में घनिष्ठ संपर्क था और कांग्रेस के अन्य नेता अहिंसा को एक सिद्धांत के तौर पे नहीं मानते थे। इसलिए हिंसा के बारे में अगर वो क्रांतिकारियों के द्वारा की गई है तो कुछ रस्मी आलोचना कभी कभी करते थे, पर उसको कभी बड़ा मुद्दा बनाते नहीं थे। क्योंकि गांधी जी के साथ वायलेंस और नॉन वायलेंस के ऊपर एक सैद्धांतिक मतभेद था, इसलिए अगर गांधी जी ने कल्ट ऑफ बम लिखा तो क्रांतिकारी दल ने, जिसमें भगवती चरण बोहरा और चंद्रशेखर आजाद, यशपाल इनकी मुख्य भूमिका थी, पर उसकी सहमति भगत सिंह से ले ली गई थी, जेल में थे वो उस समय, तो उन्होंने फिलॉसफी ऑफ बम में उसका जवाब भी दिया, जिसमें नॉन वायलेंस को एकमात्र मेथड मानने से क्रांतिकारियों ने इनकार किया और ये भी लिखा कि नॉन वायलेंस एक अच्छा विचार है, एक सुंदर विचार है, एक श्रेष्ठ विचार है, पर इसका समय भविष्य में आएगा। आज हम फोर्स के बदले में कभी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये फैसला नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि पीसफुल मेथड के कारगर्ता से भगत सिंह और उनके साथी वाकिफ नहीं थे। और यहीं पर मैं कुछ आखिरी 2-3 बातें कह करके इस संबंध में अपनी बात खत्म कर दूंगा। विषय बहुत हैं, पर एक ही विषय पर चर्चा होने से थोड़ी चर्चा संगठित रहती है, इसलिए ये कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि भगत सिंह ने जब बम फेंका असेंबली हॉल में, तो बम के दीवानों को ये जान लेना चाहिए कि भगत सिंह ने और उनके साथियों ने वो बम जानबूझ के ऐसा बनाया था कि किसी को कोई चोट ना आए। उन्होंने बम उस भरे सदन में ऐसी जगह फेंका जहां लोग बैठे हुए नहीं थे, और जो कुछ लोगों को बहुत मामूली चोटें आई वो उन लोगों को आई जो धमाके से घबरा गए थे, धमाके से इधर उधर हो गए थे, इसलिए कुछ लोगों को मामूली चोटें आई। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो वो सैंडर्स हत्या के लिए वो गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उस समय तक ब्रिटिश सरकार को ये मालूम नहीं था कि सैंडर्स की हत्या इन्हीं लोगों ने की है, उनका इन्वेस्टिगेशन उस स्टेज तक पहुंचा नहीं था। शायद वो संसद में बम फेंक करके खुद को गिरफ्तारी नहीं देते तो सैंडर्स हत्या में उनके बारे में पता लगाना भी शायद मुश्किल होता। उन्होंने बम फेंका और अपने बयान में, चूंकि ब्रिटिश सरकार ने कहा वो बम बहुत खतरनाक था, उस बम को बहुत खतरनाक इरादे से फेंका गया,
तो भगत सिंह ने उसके जवाब में कहा कि हम लोग पागल नहीं हैं कि जिस सदन में हमारे सम्मानित नेता मोतीलाल नेहरू बैठे हों, केलकर बैठे हों, जयकर बैठे हों, उस सभा में हम एक ऐसा बम फेंकेंगे जिससे लोगों को चोट लगे। और उनके पास पिस्टल थी, बटुकेश्वर दत्त के पास पिस्टल थी, उनके पास पिस्टल थी। उन्होंने पिस्टल खुद से रख दी और सरेंडर कर दी, आत्मसमर्पण कर दिया। किसी को मारने के लिए नहीं, बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत है। और ये भी उन्होंने फ्रांस के एक क्रांतिकारी से, जिसने फ्रांस के संसद में बम फेंका था और ये नारा लगाया था, ये संदेश दिया था, वहां से ये उन्होंने ग्रहण किया था। और जेल के दौरान उपवास, गांधी जी के उपवास के बारे में हम बहुत जानते हैं। जेल में जो भगत सिंह और उनके साथियों ने उपवास किया, जिसमें जगन्नाथ की मौत भी हुई, 112 दिन तक वो उपवास चला। और जो अभी चैनका जी जिक्र कर रही थी सुखदेव से आत्महत्या के बारे में जो उनकी चर्चा हुई, उस संदर्भ में भगत सिंह लिखते हैं कि ये जो हमारी भूख हड़ताल है, इस भूख हड़ताल में जो हमने कष्ट सहा, इस कष्ट से जनता जागृत हुई और सारे देश में हलचल मच गई। तो खुली कार्रवाई, जन कार्रवाई, जन संगठन, जन आंदोलन, विचार का प्रसार और कष्ट सहना, सफरिंग, नौजवान भारत सभा का जो मोटो था, उसमें सफरिंग, कष्ट सहने की क्षमता, क्रांतिकारी इसमें यकीन करते थे। और जब उन्हें यह मौका मिला, उन्होंने पिस्टल से गोलियां भी चलाई, मगर उन्होंने कष्ट भी सहा, भूख हड़ताल भी किए और उसके द्वारा भी जनता को जागृत किया। तो जो हिंसा का, जो पिस्तौल की जो भूमिका है भगत सिंह के विचारों में, भगत सिंह और उनके साथियों के विचारों में, वो एक संपूर्ण योजना का एक हिस्सा है जिसके कई अंग हैं। उन सारे अंगों को भूल करके, उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से केवल एक चीज को ग्रहण करना और फिर ना उनके मकसद के बारे में कुछ सोचना, ना मकसद के बारे में कुछ समझना और उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के खिलाफ करना, ये कहीं न कहीं अगर संगठित समूह के द्वारा किया जाता है तो एक षड्यंत्र के अलावा, एक षड्यंत्र के अलावा ये कुछ और नहीं है। और ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है जो एक पर्चा नहीं दिखा सकते, जिसमें भगत सिंह ने उनका कोई आदर के साथ जिक्र किया, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, मोतीलाल नेहरू के बारे में, मदन मोहन मालवीय के बारे में, भगत सिंह और उनसे पहले के क्रांतिकारी देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में। बंगाल कांग्रेस में तो दो फैक्शन थे। देशबंधु चित्तरंजन दास की मौत के बाद सुभाष चंद्र बोस एक फैक्शन के लीडर थे, जेम्स सेनगुप्ता दूसरे फैक्शन के लीडर थे। क्रांतिकारियों का एक समूह जुगांतर सुभाष चंद्र बोस के साथ था, अनुशीलन जेम्स सेनगुप्ता के साथ। तो कांग्रेस के दो फैक्शन भी वो रिवॉल्यूशनरी फैक्शन। गांधी जी का नाम अगर कहीं भी लेते हैं कटु आलोचना करते हुए,
तो महान गांधी के अलावा कोई दूसरा पद भगत सिंह इस्तेमाल नहीं करते उनके बाद। भगत सिंह का इस्तेमाल ऐसे लोग करें जिनका भगत सिंह से, क्रांतिकारी विरासत से दूर दूर तक कोई संबंध ना हो, किसी भी किस्म का कोई संबंध ना हो, और भगत सिंह के पिस्तल से नाथूराम गोडसे गोली चलाएं और महात्मा गांधी की हत्या करें, और फिर जैसा कि वो फिल्म में आजकल बयान दे रहे हैं कि भगत सिंह का समर्थन नहीं किया महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया महात्मा गांधी ने, और खुद को भगत सिंह की और सुभाष चंद्र बोस की परंपरा में रखें, इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत कोई हो नहीं सकती। और इसके बारे में हमको समझ भी बनानी चाहिए और लोगों के बीच में भी जाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी। बाकी वक्ताओं से पहले अगर चयनिका जी कुछ इंटरव्यू फॉर्म में आपसे और बात करना चाहें तो कर लें, उसके बाद फिर बाकी वक्ताओं को सब लोग अपना हाथ उठाएं और अरुण जी उसको अनम्यूट कर देंगे, बात जारी रहे। चयनिका जी। जी सर, जी सर। आपके मन में कुछ टिप्पणी और प्रश्न आ रहे हो तो। जी जी सर। सर मैं सुन रही थी आपको इतनी देर से बड़े ध्यान से, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से इस आंदोलन, दोनों धाराओं को अलग अलग देखना सही तरीका नहीं है। सैद्धांतिक या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। तो यहीं पे एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे जनरली मैंने जो आंकलन लगाया वो तो ये था कि भाई भगत सिंह के बाद जो हमारा जो मुख्य धारा का भी जो आंदोलन है उसका स्वरूप भी बदलता है। पर आपको कहीं लगता है कि गांधी के विचारों पे भी इन आंदोलनों का कहीं कोई असर हुआ होगा, या कुछ प्रभाव ये शहादत गांधी के ऊपर छोड़ के गए हों? देखिए, गांधी के विचार तो हमेशा परिवर्तनशील थे। जैसा मैंने कहा कि भगत सिंह के विचारों को जो कुछ तथाकथित अपने आप को भगत सिंह वादी समझते हैं, वो टेक्स्ट तो जानते हैं। आपने भी कहा कि भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना तो चाहिए, पर भी कोई भी टेक्स्ट आपको पूरी कहानी नहीं बतलाता है अगर आपको उसका कंटेक्स्ट मालूम ना हो। अब भगत सिंह की बात करते हुए अगर राम प्रसाद बिस्मिल ने 1925 में क्या कहा, या उन्होंने जेल में अपनी आत्मकथा में क्या लिखा, अगर ये मालूम ना हो तो जो प्रोफेसर जगमोहन कह रहे थे कि भगत सिंह को व्यक्तिवादिता का शिकार बनाने की जरूरत नहीं है। जो अधिकांश बातें भगत सिंह कह रहे हैं उसके ज्यादातर हिस्से क्रांतिकारी आंदोलन के अनुभव से उपजे हुए विचार हैं। कुछ बातें भगत सिंह की अपनी हो सकती हैं, जो उन्होंने मार्क्स की, लेनिन की कुछ किताबें पढ़ी, उन किताबों के आधार पर उनकी अपनी कुछ भाषा हो सकती है, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन का अनुभव और उस अनुभव से हमें क्या सीखना चाहिए, जो मास पॉलिटिक्स की बात वो कर रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जेल से ये कह रहे हैं युवाओं को कि छोड़ दो बम पिस्तौल, छोड़ दो, कांग्रेस के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों को एक करो, ये हमारा भविष्य का रास्ता है। ये राम प्रसाद बिस्मिल जेल से कह रहे हैं। उनकी, अब देखिए, ये सब बातें कहने से तो अब आपको देशद्रोही भी डिक्लेयर किया जा सकता है, पर राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं कि हमारा लगभग सारा का सारा समय 2-4 पिस्तौलों को इकट्ठा करने में और उसको छुपा के रखने में ही हमारा सारा समय चला गया। तो हिंसा में भले आप यकीन करते हो, हिंसा का हो सकता है आप कभी इस्तेमाल भी करें, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जनता को लामबंद कैसे करेंगे?
राजनीतिक ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये चुनौती थी। और ये बिस्मिल को अपने अनुभव से भी समझ में आ रहा था कि जन संगठन, जन कार्रवाई, जन आंदोलन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जो सुखदेव लिख रहे हैं कि अगर हम जनता के बिहाफ पर कोई एक्शन करते हैं तो ये छोटी छोटी डकैतियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा हमारे पास अपने आप आ जाएगा। पर हम एक सीक्रेट ग्रुप बना के रखेंगे, छुप के रहेंगे और अपने हिसाब से हमने कुछ तय किया है और कुछ कार्रवाइयां हम करेंगे, तो उसमें हमारे सामने बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ये जो सवाल है एक दूसरे के विचारों को प्रभावित करने का, गांधी जी लगातार अपने अनुभव से और जिनके साथ वो काम करते थे उनके विचारों से लगातार सीखते रहते थे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, इसकी चर्चा बहुत कम होती है। आज मुझे लगा, पता नहीं चला कितना समय है जिसमें हमें ये चर्चा करनी चाहिए। ये जो भगत सिंह की फांसी वाला मसला है, इसमें गांधी जी ने क्या किया, इसकी चर्चा बहुत होती है। अब एक तो भगत सिंह गिरफ्तार होना ही चाहते थे, ये क्रांतिकारी दल का फैसला था। भगत सिंह ही नहीं, बट जो उनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे वो भी गिरफ्तार होना ही चाहते थे। सुखदेव ने तो ये भी लिखा है कि हमने जब सैंडर्स की हत्या की थी, हत्या तो स्कॉट की करने गए थे, पर सैंडर्स की हत्या हो गई, तो जो हत्या करने गए थे वो ये सोच के नहीं गए थे कि हम बच के भाग जाएं। ये नहीं सोचा था, हमने सोचा था हमारा पीछा होगा और हम मुकाबला करेंगे और ज्यादा उम्मीद है कि हम उसमें शहीद हो। कोई बच के भागने का कोई इरादा नहीं था। ये निर्णायक फैसला था, ये निर्णायक फर्क है भगत सिंह और उनके साथियों ने, क्योंकि कुछ ही महीने पहले उन्होंने ये तय किया था कि हमारा मुख्य काम अब मास एक्शन का हो। 3 महीने पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने ये फैसला किया था कि व्यक्तिगत हिंसा और हत्याएं वो नहीं करेंगे, ये क्रांतिकारी विरासत अब हमको आगे नहीं ले जाएगी। उसके 3 महीने के अंदर उन्होंने ये हत्या करने का फैसला किया। ये उनका क्रांतिकारी गुट का अंदरूनी फैसला नहीं था, एक व्यापक जो ऐतिहासिक संदर्भ बना लाला लाजपत राय की हत्या से जो संदर्भ बना, वो सब उस प्रोटेस्ट रैली में शामिल थे जो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ। और उससे पहले नौजवान भारत सभा में ये तय कर चुके थे, भगत सिंह ये लिख चुके थे कि इस 1929 की कांग्रेस में पूर्ण आजादी का रिजोल्यूशन होगा, एक बड़े जंग की तैयारी होगी और हमको पूरी ताकत के साथ उसमें शामिल होना है। तो सिविल जैसे नॉन कोऑपरेशन में सभी क्रांतिकारियों ने अपना एक्शन सस्पेंड करके, जब देशबंधु ने उनसे अपील की, महात्मा गांधी ने अपील की, तो बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के दमन के बाद चल रहा था, उन्होंने सब ने अपने एक्शन सस्पेंड कर दिए। उसका बहुत बड़ा हिस्सा नॉन कोऑपरेशन में शामिल हुआ। जो नॉन कोऑपरेशन में शामिल नहीं हुआ, उन्होंने ये वादा किया कि इस दौर में वो कोई हिंसक कार्रवाई नहीं करेंगे। उसी ढंग से सिविल डिसोबीडियंस के लिए साइमन कमीशन गो बैक के साथ जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें सभी क्रांतिकारी गुट उसमें शामिल होने का फैसला कर चुके थे, कमर कस के तैयार थे और उसमें वो शामिल हुए। लाला लाजपत राय की उस रैली में भगत सिंह मौजूद थे, वो छुपे हुए नहीं थे, उस रैली में वो मौजूद थे जिस पर उन पे लाठीचार्ज हुआ। और पहला बदले की बात क्रांतिकारी गुट ने नहीं की, पहली बात बसंती देवी ने की। देशबंधु चंद्रन दास की पत्नी ने कहा कि हिंदुस्तान की जवानी को क्या हो, कहाँ है हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे नेता लाजपत राय को लाठियों से मार डाला गया। वो भावना, वो कोई छोटे गुट की भावना नहीं थी, वो सारे देश की भावना थी। और उस भावना को आप कह रही थी क्यों उनका इतना नाम, उस दौर के क्रांतिकारियों का इतना नाम होने के पीछे यही मुख्य वजह है। और जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि लाला जी और राष्ट्र के सम्मान को रखा इन क्रांतिकारियों।
तो ये जो कार्रवाई थी, लाला जी की हत्या के बदले की कार्रवाई, ये एक राष्ट्रीय कार्रवाई थी, एक राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने की कार्रवाई थी। तो वो बिल्कुल फांसी पे चढ़ना ही चाहते थे, इसी मकसद से वो उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार कराया था। इसीलिए कोई अपील नहीं की उन्होंने, कोई मर्सी नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनका ये था कि ये कुर्बानी देश में जागृति पैदा करेगी। इसलिए वो 112 113 दिन की भूख हड़ताल, और वो भूख हड़ताल ऐसी नहीं थी कि उनको छोड़ दिया जाता था, जबरदस्ती खाना खिलाया जाता था। वो खाना खिलाने की कोशिशों में कई बार भगत सिंह और उनके साथी बेहोश हो, जतिन दास की तो शहादत ही हुई, और जब शहादत हुई तो लाहौर से लेके कलकत्ता तक कोई स्टेशन नहीं था जहां हजारों की संख्या में लोग नहीं थे, और कलकत्ता में 4 लाख से 6 लाख 8 लाख तक का अनुमान है कि उनकी सब यात्रा में लोग शामिल हुए। और गांधी जी ने जो इरविन को खत लिखे, उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। वो सिर्फ इसकी बात होती है बचाने की कोशिश की या नहीं की, बचाने की कोशिश की या नहीं की। वो उन्होंने लिखा कि अगर आप सोचते हैं कि मेरी मदद से आप देश में शांति स्थापित कर सकते हैं, तो आपका ये काम उस शांति की स्थापना को बहुत मुश्किल बना देगा। उनकी हिंसा की आलोचना अपनी जगह है, लेकिन भगत सिंह की शहादत का लोगों के ऊपर क्या असर है और राष्ट्र के मानस पे क्या असर पड़ेगा, इसको उनकी बहुत गहरी समझ थी। और सुभाष चंद्र बोस ने इस बात को लिखा कि आखिर उनको क्यों फांसी दी गई, जबकि ये इंप्रेशन दिया गया वायसराय के द्वारा कि उनको फांसी कम से कम नहीं, भले सजा नहीं माफ की जाए, लेकिन फांसी उनकी सस्पेंडेड रहेगी। महात्मा गांधी जैसे आदमी को ये इंप्रेशन देने के बाद, तेज बहादुर सप्रू को ये इंप्रेशन देने के बाद, अचानक से कांग्रेस सेशन से 3 दिन पहले उनको फांसी की सजा क्यों दी गई? और सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं इसका कोई और मकसद नहीं हो सकता सिवाय इसके कि राष्ट्रीय आंदोलन विभाजित हो जाए और गांधी जी का नेतृत्व कमजोर हो जाए। इसके अलावा ये फांसी देने का कोई दूसरा मकसद नहीं था। ब्रिटिश सरकार की कोई दूसरी कानूनी मजबूरी नहीं थी इसके बारे में। तो लगातार गांधी जी सभी से सीखते थे। इस कुर्बानी का भी उन पे असर पड़ा। 1942, 43, 44 में सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनए बनाई, उसका भी असर उनके ऊपर पड़ा। उनके ऊपर लगातार असर पड़ता था, लेकिन इस मामले में वो दृढ़ थे। इस पे बहुत चर्चा का समय भी नहीं होगा कि वायलेंस की वकालत, क्योंकि उनके लिए वो नेशनल मूवमेंट के लीडर थे, उनके लिए वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल नहीं था। उनका जो भी प्रिंसिपल होता वो प्रैक्टिस में होता। वो दूसरे अन्य नेताओं की तरह, जवाहरलाल नेहरू की तरह या सुभाष चंद्र बोस की तरह या भगत सिंह की तरह ये नहीं कह सकते थे कि ये एक प्रिंसिपल है जिसको कभी हम इस्तेमाल करें। ये उनके लिए बिल्कुल संभव नहीं था। वो केवल उन प्रिंसिपल्स को ही आर्टिकुलेट कर सकते थे जिन प्रिंसिपल्स को वो प्रैक्टिस करते थे। इसलिए कभी भी वो वायलेंस के सवाल पर जो उन्हें प्रैक्टिस करना नहीं था, जो भगत सिंह का भी मूवमेंट प्रैक्टिस करना नहीं चाहता था, जो भगत सिंह खुद भी प्रैक्टिस करना नहीं चाहते थे, पर वो कहते थे ये सिद्धांत का मसला है, हम कैसे इस बात को मानें। ये महात्मा गांधी के लिए पॉसिबल नहीं था। और जब प्रैक्टिस की कंपल्सन थी, जब आईएनए के सिपाही गिरफ्तार हुए, भारत में आए, तो महात्मा गांधी ने नहीं कहा कि आपने हथियार लेके लड़ाई की थी, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं। बहुत आत्मीयता से वो जाते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ मिलते थे, और वो सब भी उनको अपना नेता मानते थे। तो जो हथियार का इस्तेमाल करते थे, जो उस समय जी रहे थे, वो एक दूसरे के बारे में क्या समझ रहे थे, और जिनका न जो उस समय में जी रहे थे, न जिनका उस विरासत से कुछ लेना देना है किसी किस्म का, जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, राजाओं और जमींदारों की दलाली करते थे, जब इसके बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, तो जाहिर है कि वो एक अनैतिहासिक टिप्पणी होती है, गैर जानकारी पे आधारित तो नहीं होती है, बदमाशी पे आधारित।
सर एक सवाल ये कि हम ये देखते हैं जब आज के दौर में तो हर चाहे सामाजिक दल हो या राजनीतिक दल हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति भगत सिंह को अपनाने के लिए एकदम आतुर रहता है। लेकिन उस समय भी बहुत सारे ऐसे दल थे, तो जैसे कांग्रेस का हम देखते हैं कि कांग्रेस का एक कनेक्शन दिख रहा है। इवन 31 का जब सम्मेलन होता है तो उसमें भी श्रद्धांजलि दी जाती है, हालांकि इनकी हिंसात्मक कार्यवाही से अपने आप को अलग रख करके भी, लेकिन इनकी शहादत को श्रद्धांजलि उस समय दी जाती है। पेरियार को हम देखते हैं कि पेरियार अपने समाचार पत्र में एक लंबी श्रद्धांजलि लिखते हैं। इवन अंबेडकर तक भगत सिंह और इनकी शहादत के ऊपर अपने अखबार में लिखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी अपने मुखपत्र में लिखती है। तो बाकी जो दल थे, चाहे आपके मुस्लिम लीग हो और जैसे आरएसएस हो और जो दल थे, उनके बारे में कहीं कोई जानकारी मिलती है कि वो इस शहादत के बारे में कैसे सोच रहे थे? देखिए, मुस्लिम लीग जो 1931 में मुस्लिम लीग थी, उस समय तक मुस्लिम लीग का ये रूप जो हम 37 के बाद देखते हैं, वो रूप मुस्लिम लीग का नहीं था। तो और जिन्ना और मुस्लिम लीग के कैरियर में ये दो बिल्कुल सेपरेट फेज हैं। एक तो शुरुआती फेज है जो लॉयलिस्ट का फेज है। जिन्ना जिस समय मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता नहीं थे, उस समय वो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। एक बार जब जिन्ना, मौलाना आजाद मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता बने और मुस्लिम लीग राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनी, तब से लेकर के 1937 तक जो मुस्लिम लीग है, वो 1937 और 47 के मुस्लिम लीग से बहुत फर्क है। और जब वो प्रतिष्ठित नेताओं का जिक्र करते हैं भगत सिंह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसमें मोतीलाल नेहरू का जिक्र करते हैं, जयकर का जिक्र करते हैं, केलकर का जिक्र करते हैं, उसमें जिन्ना का जिक्र करते हैं। उनको भी देश के प्रतिष्ठित नेताओं में वो शुमार करते हैं। उस समय 37 के बाद जो मुस्लिम लीग है, जब उसने लॉयल्टी को अपना मुख्य हथियार बनाया, अंग्रेजों के साथ समझौते को अपना मुख्य हथियार बनाया और कांग्रेस से दुश्मनी और टू नेशन के सिद्धांत को बनाया, वो मुस्लिम लीग भगत सिंह से कोई संबंध नहीं रख सकती थी। उस मुस्लिम लीग के लिए भगत सिंह से कोई संबंध रखना संभव नहीं था। पर 1931 की मुस्लिम लीग, 1931 के जिन्ना के लिए तो वो तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हालांकि इंडिपेंडेंट थे, मगर जनहित के लगभग सभी मामलों पर, जिन दो बिल के खिलाफ भगत सिंह ने वो बम फेंका, वहां पर क्रांतिकारी दल ने वो यूं ही आके बम नहीं फेंक दिया, उसकी भी कहानी है जिसके बारे में लोग जानते नहीं। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल था और पब्लिक सेफ्टी बिल था, ये ब्रिटिश सरकार लाना चाहती थी, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में लाई। उसको हिंदुस्तानी सदस्यों ने, चुने हुए सदस्यों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसमें जिन्ना भी थे, दूसरे स्वराजी भी थे, और उसको दोबारा वो ला रहे थे उस बिल को, ऑर्डिनेंस के द्वारा पारित करना चाहते थे। एक बिल के द्वारा वो गिरफ्तारियां करना चाहते थे, पब्लिक सेफ्टी बिल के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल के द्वारा ट्रेड यूनियंस को दबाना चाहते थे। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक कैसा तमाशा है जहां जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, और ये ब्रिटिश शासन का वास्तविक चरित्र क्या है, इसको उजागर करने के लिए उन्होंने उन बिल को जब पेश किया गया, तब जाके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका हुआ। तो ये उसका कंटेक्स्ट था। लेकिन जाहिर है कि जो ब्रिटिश सत्ता के दलाल थे, जो ब्रिटिश सत्ता के समर्थक थे, वो अगर भगत सिंह की विरासत का दावा करते हैं, जैसा कि ताजा फिल्म में किया जा रहा है नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो ये शरारत के अलावा, एक शैतानी के अलावा और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से आप कोई और अगर कोई सवाल करना चाहे तो बेहतर होगा। रजनीकांत जी, रजनीकांत कर्ज, संदीप दीक्षित,
ये कोई सवाल करना चाहें, टिप्पणी करना चाहें, और अंत में प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी भी अपनी बात कहेंगी तो अच्छा लगेगा। समापन टिप्पणी प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी करें। अभी अन्य लोग और जो सवाल भी हों, सुभाष सैनी जी हैं, कई प्रमुख साथी हैं। चनिका मैम, मैं सनी धीमान बोल रहा हूँ JNU से। जी सनी, आप पूछना चाह रहे हैं, आप प्लीज पूछिए। जी मैम। मैम, काफी अच्छी जानकारी मिली है, कुछ चीजों से और पर्दे हटे हैं, लेकिन एक सवाल जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसमें कांग्रेस पार्टी और भगत सिंह की जो लिगेसी है उसके बीच में एक गैप दिखाई देता है। जो पोस्ट 2000 के बाद में जो 2-3 मूवीज रिलीज होती हैं उसके बाद में वो काफी हाई जाता है, जो कि बहुत ही राइट विंग टिल्ट के साथ वो मूवी बनती है, और लेटर ऑन आज हम देखते हैं तो भगत सिंह का एक राइट विंग पर्सपेक्टिव जनता के बीच चला जाता है। सो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है उसमें कांग्रेस का रिवोल्यूशनरी इंक्लूडिंग भगत सिंह को लेके वो एक जुड़ाव नहीं दिखता है, अगर हिस्ट्री में भी देखा जाए तो उसकी क्या वजह रही है, और क्यों कांग्रेस ने काफी देरी करी है अपने इन साथियों को मेन प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यूज कर रही है, बीजेपी यूज कर रही है, और कांग्रेस ने जहां तक मेरी जानकारी है, समझदारी है, वैसा नहीं किया। तो बस ये एक सवाल है। मुझसे है या अजीत सर से? आप दोनों से हैं, जो भी ज्यादा बेहतर बता सके। देखो, मैं तो एक ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा बताऊंगी। एक तो ये कहना कि कांग्रेस ने पोस्ट इंडिपेंडेंस रिवोल्यूशनरी से सारा नाता तोड़ दिया, ये सरासर अन्याय होगा कांग्रेस के साथ। क्योंकि आप ये देखिए, जब मैं बात करती हूँ कि तीन मूर्ति में इतने सारे आपके ओरल हिस्ट्री सेक्शन में इतने सारे जितने भी क्रांतिकारी हैं उनके इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, तो वो इंटरव्यू कांग्रेस के जमाने में हुए हैं। मतलब कांग्रेस की सरकारें रही हैं जिन्होंने इतिहास को दर्ज करने की कोशिश की। और दूसरी चीज मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे साथी क्रांतिकारी भी रहे कांग्रेस के, जो भगत सिंह के, जो बाद में कांग्रेस के साथ जुड़े। बहुत सारे लेफ्ट के साथ भी गए, ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नहीं गए, बहुत सारे कांग्रेस के साथ भी आए। इवन भगत सिंह के खुद के पिताजी, जैसा मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि 1937 में भी उनको टिकट मिलता है और वो उस समय तो विड्रॉ करते हैं, फिर 1938 में उपचुनाव में वो कांग्रेस की पार्टी से विधायक रहते हैं। इवन भगत सिंह के जो सब छोटे भाई हैं वो सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी से न सिर्फ MLA रहते हैं बल्कि ND तिवारी जी की गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी रहते हैं। आप ये देखिए कि हम बटुकेश्वर दत्त की बात करें, बटुकेश्वर दत्त का जीवन कोई पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत आसान नहीं रहा, ये सही है। और आप ये देखिए कि बटुकेश्वर दत्त भी कुछ समय के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, मेरे जहां तक मेरी जानकारी है 6 महीना या साल भर वो विधान परिषद के मेंबर रहे बिहार के अंदर। और जब वो बीमार हुए तो उनको एम्स लाया गया, और जहां तक मेरी जानकारी है कि उस समय सरकार का इनिशिएटिव था, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस की ही सरकारें थी। तो ऐसा नहीं है कि उनको एकदम किनारे पे छोड़ दिया गया हो या उनको जानबूझ के नकारा गया हो। मैं ये मेरी अपनी समझ ये कहती है कि वो देश को बनाने का समय भी था, और बहुत सारी चीजों में, देश निर्माण में नेहरू उलझे होंगे, और उन्होंने हो सकता है कि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप आपको वो सही ना लगता हो, या मुझे कई बार तो ये लगता है कि शायद हमारे जो नरेशन दूसरी पक्ष के द्वारा दिया गया है कांग्रेस को लेकर के, वो हमारे नरेशन के ऊपर हावी हो गया है, जिसकी वजह से हम इस दृष्टि से देख रहे हैं। पर मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि जानबूझ के कोई शरारत इतिहास के साथ करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि इतिहास की किताबें जब हमने पढ़ी तो हमने इन क्रांतिकारियों को हमेशा पढ़ा, और इसी का नतीजा है कि मुझे प्रेरणा भी मिली कि मैं भगत सिंह के ऊपर क्या कहते हैं कि रिसर्च कर सकूं। अन्यथा अगर कांग्रेस की सरकार बहुत लंबे समय तक रही, 70 साल सुनते हैं, तो 70 साल में तो इतिहास में से बिल्कुल हटाया जा सकता था, लेकिन हटाया नहीं गया, उसको जीवित रखा गया, उन स्रोतों को भी जीवित रखा गया जिनको पढ़ करके हम आगे की रिसर्च और आगे की धारणा, आगे का नरेशन भी बना सकते हैं। रजनीकांत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर किसी को मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैंने अभी ये किसी से सुना कि सुखदेव जी राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल जो है
उसके प्रशिक्षक के रूप में भी काम करते थे, तब उनका बहुत गहरा रिश्ता था कांग्रेस पार्टी के साथ। तो कोई अगर इसमें उस विषय में कोई जानकारी दे सके। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? सुखदेव जी, सुखदेव जी। नहीं, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है जो आप बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि भगत सिंह की जो 2 महिला साथी क्रांतिकारी रही हैं, दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी, ये दोनों जरूर बाद में कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ी। आप ये देखिए कि एक किताब मैं अभी हाल ही में पढ़ रही थी, दुर्गा भाभी की किसी ने जीवनी लिखी है, उसमें उन्होंने दुर्गा भाभी के जो बेटे थे सची, जिनका बार बार नाम आता है, उनका इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में सची ये बताते हैं कि किस तरीके से 37 और 38 के दौर में जब दुर्गा भाभी कांग्रेस के साथ काम कर रही थी और दिल्ली में थी, तो वो दिल्ली यूनिट की अध्यक्ष रही। और यही जिक्र जो है सुशीला दीदी के बारे में भी आता है कि वो दिल्ली कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही। और आप ये देखिए कि तभी मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे साथी, इवन बटकेश्वर दत्त जब छूट करके आते हैं और उस समय आपके भारत छोड़ो आंदोलन में वो शामिल होते हैं, कांग्रेस के ही आंदोलन में शामिल होते हैं और दोबारा से जेल जाते हैं। इवन आप ये देखिए भगत सिंह के चाचा को, जो विदेशों में थे, संघर्ष कर रहे थे देश की आजादी के लिए, एक ओपिनियन क्रिएट करने का काम कर रहे थे, उनको भी आजादी के बाद नेहरू ही वापस बुलाते हैं और वो 47 में जो है इंडिया लौट करके आते हैं। ये दुर्भाग्य है कि वो 15 अगस्त की मतलब मिडनाइट में जबकि देश आजाद हो रहा है, उसी समय उनकी हृदयाघात से मृत्यु भी हो जाती है। तो एक कनेक्शन दिखता है, लेकिन सुखदेव का कांग्रेस के साथ काम करने का जिक्र मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। थैंक यू। मैं तो इसके विषय में जिन्होंने बताया है उनसे और गहराई से समझने अगर आप की कोशिश सोर्स करूंगा। अगर उनसे पता करें तो फिर उस सोर्स को खंगाला जा सकता है, क्योंकि सुखदेव के भाई जो हैं उनका इंटरव्यू है तीन मूर्ति के अंदर, उसमें भी मैंने कहीं इस तरह का जिक्र नहीं देखा। अपूर्वा जी। हेलो मैम, मेरा एक छोटा सा सवाल है। मे बी साउंड वेरी फुलिश टाइप क्वेश्चन, बट आई वांट टू आस्क इट। भगत सिंह को बिकॉज हम लोग ज्यादातर जो जानते हैं लाइक अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी हु वाज हैंग, मतलब ज्यादातर तो इसी को आज जाना जाता है, लेकिन वो लिखते बहुत अच्छा थे, बट अपने पेन नेम से लिखा करते थे, एक सुडोनियम इस्तेमाल किया करते थे। कैन यू टेल मी उसका रीजन क्या था? बेसिकली शायद ये रीजन था कि वो बहुत बड़े एम्पायर के अगेंस्ट लिख रहे हैं, तो वो अपना आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते थे, या कुछ नया ट्राई करना चाहते थे कि नहीं लिख के देखते हैं किसी अननोन नेम से, या वो क्या टेस्ट, नर्व टेस्ट करना चाहते थे यंग्स का? आई एम वेरी परप्लेक्स कि करना क्या चाहते थे जो अपना सुडोनियम से लिखा। आज उनको अगर वो अपने नाम से लिखते तो आज उनको और जाना जाता है एज अ ग्रेट जर्नलिस्ट के नाम से भी, कि वो एक प्रवाह ला देते थे। उस समय छद्म नाम दिए जाते थे, और चूंकि वो एक गुप्त कार्यवाही से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनकी कार्यवाही कांग्रेस की तरह ओपन नहीं थी, खुली कार्यवाही नहीं थी, और इसीलिए उस समय छद्म नामों से लिखना। इवन आप ये देखोगे कि क्रांतिकारी आंदोलन में भी इन लोगों ने एक दूसरे को छद्म नाम दिए हुए थे, और जिसमें जो है इनका नाम जो है अजीत शायद इनको नाम दिया हुआ था, सबको अलग अलग नाम दिया हुआ था। इवन भगवान दास माहौर को जब नाम दिया गया हनुमान का, तो मजाक भी किया था भगत सिंह ने कि ऐसा नाम मत दो जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि किसके बारे में बात हो रही है। तो ये छद्म नामों की उस समय परंपरा थी, जो कि मैं संस्कृतियां जब मैं पढ़ रही थी उसे वर्मा की, तब मैंने देखा था कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई छद्म नाम था, और उसका मुझे जो कारण समझ में आता है वो यही है कि ब्रिटिश राज से अपने आप को बचाए रखना एक विशेष कारण था कि उनकी निगाहों में हम ना आए, क्योंकि महत्वपूर्ण उस समय नाम नहीं था कि मेरा नाम कोई जाने। आज हम लिखते हैं तो अपने नाम के साथ इसलिए लिखते हैं कि ये मेरा नाम है और लोग मुझे मेरे नाम से जाने, तो लोग उस समय अपने नाम के लिए नहीं, इस देश के लिए और देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे, तो इसीलिए वो छुप करके काम कर रहे थे बहुत बार। थैंक यू फॉर दिस। एनीथिंग एल्स? को और कोई सवाल है? मैं मृदुला हूँ, मैं सवाल करना चाह रही हूँ। हाँ करिए। हेलो। हाँ, मेरा सवाल अजीत झा से है। मेरे को वे तीनों के बहुत अच्छे वक्तव्य लगे, तो क्योंकि अजीत जी ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे जो है
राइटिस्ट के द्वारा ये भगत सिंह की लेगेसी को पूरा अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, और अब तो आम आदमी पार्टी के लोग भी जो है इसमें शामिल हो गए हैं। तो अब आगे के लिए वो बताएं कि किस तरह से इस अप्रोप्रिएशन को बाय द राइटिस्ट एंड बाय द आम आदमी पार्टी, ये कैसे जो है इसको वो किया जा सकता है, मतलब लोगों तक कैसे अपनी बात जो उन्होंने कहा ये पहुंचाई जाए, और उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताएं थोड़ा। अजीत झा। ये तो अपने आप में एक विषय है, लेकिन मुख्य बात यही है, जो इतिहास में विरासत की लड़ाई होती है वो कभी रिएक्शन के द्वारा नहीं जीती जाती है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में एप्रोप्रिएशन सबका हक है। जो लोकतंत्र विरोधी भी हैं उनका भी हक है, जो भगत सिंह के विरोधी भी हैं वो भी नहीं, एक मिनट, सवाल ये है अजीत कि अप्रोप्रिएशन का तो हर किसी को हक है, लेकिन कैसे, क्या कारगर तरीके हो सकते हैं कि भाई कांग्रेस का जो है क्या कहते हैं इस तरह का पैरेलल लाइंस नहीं थी भगत सिंह की थिंकिंग से, तो पैरेलल लाइन जैसी थिंकिंग। सुन लीजिए पूरा। अच्छा ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन की कोशिशें तो हमेशा चलती हैं, और ये आरोप तो कांग्रेस पे भी लग सकता है, उस समय के कांग्रेस पे भी लग सकता था, गांधी जी पे भी लग सकता था। सवाल ये होता है कि आप बाकी क्या करते हैं, आपका चरित्र, आपकी गतिविधियां क्या हैं। किसी एक विषय पर एप्रोप्रिएशन की या ओनिंग की लड़ाई नहीं होती है। अगर आप रिएक्टिव होंगे तो एप्रोप्रिएशन की लड़ाई को कभी जीत नहीं सकते हैं। पर अगर आपके समग्र राजनीतिक कर्म और विचार में उसके लिए कोई जगह होगी तो आप एप्रोप्रिएशन की लड़ाई का भी मुकाबला कर सकते हैं। और इसमें हर स्टेटमेंट के बाद, हर एप्रोप्रिएशन के प्रयास के बाद हम उसका कच्चा चिट्ठा लेके खड़े हो जाएंगे तो एप्रोप्रिएशन की लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। अपनी समझ से, अपनी पहल से इस विरासत को क्यों जानना है, इस विरासत का क्यों प्रचार करना है, अगर ये हमारी कोई स्वाभाविक जरूरत होगी, अगर हमारे सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन का ये हिस्सा होगा, तो एक लड़ाई चलेगी, चलती रहती है, और उस लड़ाई में आप मुकाबला कर भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। नहीं तो हर दिन नए नए एप्रोप्रिएशन होंगे और हर दिन नए नए रिएक्शन होंगे। रिएक्शन करने वाला राजनीति और संस्कृति की लड़ाई नहीं जीतता है। धन्यवाद। अब अपूर्व जी, मेरे ख्याल समय भी हो रहा है हमारा। विजय जी सर, कैन आई टेक हाफ मिनट? हाँ ठीक है। मैं मृदुला जी का सवाल झा सर से था, पर मैं थोड़ी अपनी बात इसमें रखना चाहूँगा कि मैं जो मेहनत करते करते जो समझ पे पहुँचा हूँ वो आज ये बनी है कि मैं गुजरात से आता हूँ। तो गुजरात में हमने कई सालों में कभी भी ये नहीं पढ़ा कि भगत सिंह का लेख था मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्योंकि वो विचार यहाँ अभी पहुँचा ही नहीं। ज़्यादातर बड़े पैमाने वो था जो मास तक पहुँचने का जो प्लान है वो नहीं है। दूसरा, भगत सिंह के जवाहरलाल नेहरू के ऊपर क्या विचार थे वो जो उन्होंने लेख लिखा वो भी नहीं है। और तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरा काम क्या होना चाहिए एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में या एक विचार को आगे ले जाने के कार्यकर्ता के रूप में। मैं वो जो सच्चाइयाँ हैं उनको
जो पुराना तरीका था पैम्फलेट, जैसे अलग अलग संगठन भगत सिंह की पैम्फलेट छाप के लोगों में विस्तृत करते थे, तो उन गहराइयों को, उन विचारों को, उन पर्चों को लोगों तक पहुंचाना ये एक काम है। और दूसरा, मैं पूर्णतः सहमत हूँ झा सर के साथ कि जब हमने कोई पैम्फलेट के थ्रू विचार फैलाया तो उस विचार को लेके फिर हमें एक्शन भी ऐसे करने चाहिए जहां से हमें लगे कि नहीं, जो व्यक्ति बोल रहा है वही वो काम में भी दिख रहा है। अगर आज की डेट में मैं देखूं तो मैं ये सोचता हूँ, जब तक हम सही में विचार के लिए लोगों के काम नहीं करेंगे और उसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, वो नहीं करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। धन्यवाद अपूर्व जी, आपकी टर्न है। पहले आपको धन्यवाद और अब आप सबको धन्यवाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। अजीत सर का, चैनिका मैम का और जगमोहन सर का, वी आर रियली वेरी थैंकफुल कि इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन और बहुत चीजें जानने को मिली जो रियली हम लोग नहीं जानते थे। शायद सब जानते होंगे, मुझे नहीं पता था, बहुत चीजें नहीं पता थी जो आप लोगों ने अभी बताया। और विजय सर ने ये सारे सबको हम लोग को एक साथ कर दिया, उसके लिए विजय सर का भी बहुत बहुत थैंक यू, विजय प्रताप सर का, कि उन्होंने ये इतना अच्छा एक सेशन हमारे लिए रखा। इट वाज रियली इंसाइटफुल एंड बहुत वैल्यू एडिशंस हुए इस 2 घंटे के। 2 घंटे नहीं है, थोड़ा सा उससे कम है, बट पता नहीं चला ये कब बीत गया। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आए, बहुत अच्छा सर ने, अजीत सर ने छोटे में और अच्छी तरीके से चीजों को बता दिया गहराई से। और अभी और भी चीजें जाननी होंगी, कभी और भी सेशंस होगा तो हम लोग जरूर इस पे फिर मिलेंगे एक बार और, अगर कभी सर मौका देते हैं और आप लोग के पास अगर समय हो तो वी विल अगेन मीट फॉर दिस इंसाइटफुल सेशन। और उस समय हो सकता है जब मोहन सर के पास और थोड़ा समय हो तो वो और अच्छे से चीजों को बता पाए गहराई से। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस and for this very good and healthy session and insightful session webinar. Thank you all.